नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत मध्य प्रदेश सरकार और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के बीच एमओयू हुआ है। इसके तहत दिसंबर 2028 तक हर ग्रामीण परिवार को नल से शुद्ध जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन 2.0 योजना को मंजूरी देते हुए इसे दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की नई दिल्ली में और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की वर्चुअल उपस्थिति में एमओयू साइन किए गए। सीएम ने जल जीवन मिशन 2.0 के अनुमोदन के लिए प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गांव में शुद्ध पेयजल पहुंचाने की दिशा में जल जीवन मिशन 2.0 एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार को दिसंबर 2028 तक नल से शुद्ध जल मिलेगा। प्रदेश सरकार दिसंबर 2028 तक जल जीवन मिशन के सभी काम पूरे कर हर ग्रामीण परिवार को नियमित रूप से गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराएगी। ये पहल ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस योजना को केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद राज्य सरकार ने इसे तय समय में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारी सरकार प्रदेश के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इस पहल से दूरस्थ एवं आदिवासी अंचलों तक जल पहुंच सकेगा, जिससे माताओं बहनों को जीवन में सुगमता प्राप्त होगी, सशक्त बनेंगी। प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत सभी ग्रामीण नल जल योजनाओं का गुणवत्ता के साथ क्रियान्वयन किया जा रहा है और निर्धारित समय सीमा के भीतर ही इन्हें पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जल जीवन मिशन 2.0 का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित आधार पर पर्याप्त मात्रा और निर्धारित गुणवत्ता का नल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराना है। जल जीवन मिशन 2.0 ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर को बढ़ाने और विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो प्रदेश सरकार का, केंद्र सरकार का यही प्रयास है कि हर घर तक साफ स्वच्छ जल पहुंचे। एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, वह जानकारी है जल महोत्सव की, जिसका आज एमओयू केंद्र सरकार के साथ में भी हम लोग कर रहे हैं। और यह जल महोत्सव 8 मार्च से 22 मार्च तक अलग अलग ग्रामों के अंदर मनाया जाएगा और इसके माध्यम से जो जल संवर्धन की या जल की हमारी जो उपलब्धता सुनिश्चित होती है, हर घर में जो नल दिया जा रहा है, हर एक पंचायत में 2-2 गांव को चयनित करके उनमें वहाँ के वालमैन से लेकर के सभी कर्मचारियों को पुरस्कृत तो सम्मानित किया जाएगा। यह जल व्यवस्था और उसका प्रबंधन सुनिश्चित रूप से हो, इसके लिए एक नई परिकल्पना के साथ में इस कार्य को प्रारंभ किया गया है। तो प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार का एक सामूहिक प्रयास है कि हर घर तक पानी पहुंचाया जाए, माताओं बहनों को परेशान ना होना पड़े और स्वच्छ जल हर व्यक्ति का अधिकार है उस तक पहुंच सके। इसी विषय पर आज हम खास चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र सुल्लेरे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुधींद्र मोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व नोडल अधिकारी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले भूपेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। रोटी कपड़ा मकान, साफ पानी हर व्यक्ति का अधिकार है, उस तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी क्रम में इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की। जल जीवन मिशन के माध्यम से कई घरों तक पानी पहुंचा, लेकिन आइडल स्थिति अभी भी प्राप्त नहीं हो पाई है। अभी भी एक बहुत बड़ा रकबा है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो पानी के लिए दिन रात मशक्कत करता है। जी भूपेंद्र जी। देखिए, हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि ये योजना एक बेहद योजना थी, क्योंकि जीवन में हम देख रहे हैं जिस तरह से पोल्यूशन और जल स्तर घट रहा है, उस तरह से पीने का पानी पृथ्वी में बहुत कम बचा है। उसको और नदियां हमारी प्रदूषित हो रही हैं। इसके कारण जब अटल जी सरकार में थे तो उन्होंने नदी जोड़ो अभियान चलाया था। उसी को फिर मोदी सरकार ने 2014 में चलाया। तो जिन दुर्गम क्षेत्रों में, चाहे आप विदर्भ के क्षेत्र देख लें, चाहे आप पहाड़ी क्षेत्र देख लें,
और चाहे आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में देख लें, तो वहाँ पे पानी के लिए मार्च से ही बहुत त्राहिमाम मच जाती थी। लोग किलोमीटर दूर जाके पानी लाते थे, जलाशय सूख जाते थे और जिसके कारण व्यापक स्थिति एक अकाल की पड़ती थी। और हमने जब देश आज़ाद हुआ, उस समय भी हमने बहुत सी चीज़ें, ऐसी समस्याएँ देखी। उसी के तहत एक केंद्र सरकार ने एक बेहद योजना, जो हर घर जल घर योजना 2026 में उनको पूर्ण करनी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको 2028 तक एक्सटेंशन दी। और बहुत बड़ी योजना है ये, क्योंकि ये हर राज्यों के लिए है। इस खास तौर से यहाँ के लिए, मध्य प्रदेश के लिए तो है ही, साथ-साथ और भी राज्यों के। लेकिन हम मध्य प्रदेश एक बहुत बड़े राज्य के साथ-साथ हम ये संपन्न है कि हमारे यहाँ नर्मदा जैसी और भी नदियाँ हैं, जो कि जल स्रोत काफ़ी स्वच्छ है और उनका जल स्रोत हम गाँव तक पहुँचा सकते हैं। उसी तहत ये लगभग 9 लाख करोड़ रुपए की बहुत बेहद योजना है और इस योजना के तहत विभिन्न सरकार ने विभिन्न चीज़ों को, नदी को जोड़ने के साथ स्वच्छ जल तक, गाँव तक पहुँचाना, उनके टंकियों का निर्माण, पाइपलाइन और उनके द्वारा उनकी सप्लाई करके पहुँचाना, ये उनकी योजना थी। हमने देखा भी है और ये पाया है कि आदमी को सिंचाई के साथ-साथ अगर कहें तो पीने का पानी नहीं मिल पाता था। और जो हैंडपंप जो जिस तरह से सरकार लगाती थी और कुएँ करती थी, तो वो जलाशय और हैंडपंप सूख जाया करते थे। तो सरकार ने इस तरह से कहा कि शहरीकरण में जिस तरह से नल की योजना है, उसी तरह से ग्रामीणों का भी अधिकार है, उनको जल के साथ एक स्वच्छ जल और निर्मल जल मिलना चाहिए। उसी योजना के तहत इस एमओयू साइन हुए हैं और इसमें लगभग स्टेट गवर्नमेंट का लगभग 40% कंट्रीब्यूशन होता है। और मैंने देखा है कि इस लाइन को शहरों क्षेत्र, उसके बाद बेहद बढ़ाई गई, फिर उसके बाद और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाई गई और इनके टेंडर्स भी निकाले गए और गुजरात काम कर रही है। तो ये बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है कि व्यक्ति को, और वैसे भी एक मोरल तरीका है कि व्यक्ति को स्वच्छ जल अगर हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और तो ये हमारी क्या उपलब्धता है कि देश के लगभग 78 साल आज़ादी के बाद हो गए हैं और इसके कारण हम आज भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो ये सरकार का बहुत अच्छा पहल है और इसके साथ सरकार के साथ स्टेट गवर्नमेंट को बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, क्योंकि आर्थिक के साथ मैपिंग उनको दी जा रही है। और जिस तरह से हमने देखा था कि पिछले वर्ष प्रधानमंत्री जी ने अटल जी के अवसर पर जल नदी योजना के तहत 3 नदियों को जोड़ने के लिए एक उन्होंने योजना बनाई थी और उसी के तहत ये भी एक पाइपलाइन के द्वारा गांव-गांव तक टंकियों का निर्माण हो और उनके पास स्वच्छ जल पहुंचे। क्योंकि हम जिस तरह से भौतिकवादी हो रहे हैं, उस तरह से हमारा भूजल भी और जो जलाशयों का जल है, वो दोनों ही प्रदूषित हो रहे हैं। क्योंकि निश्चित रूप से हमने देखा है कि गंगा हो, यमुना हो, की बहुत विकराल स्थिति हो चुकी है। उसके लिए अब फंडिंग हो रही है और उसको स्वच्छ करने का अभियान चलाया जा रहा है। नर्मदा अभी भी बहुत स्वच्छ है और हम इस प्रदेश के वासी इस समय बहुत बड़ा ये योगदान है कि नर्मदा नदी ने हमको जीवन के लिए अपना जो जीवन है, क्योंकि वो ऐश्वर्य देने वाली हैं, माँ है, और उसके प्रतिरूप भी वो हमको जल से भी सराबोर कर रही हैं। उनका जल भी स्वच्छता की ओर है और स्वच्छ है भी। और इस तरह से अगर जनता के बीच में इस तरह से अवेयरनेस भी फैलाई जाएगी, तो वो नर्मदा को साथ आराध्य के साथ-साथ उनको गंदा भी ना करें, ये भी एक पहलू है। तो ये निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये वहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं और यहाँ पे संपत्ति के हैं, और जिस तरह से और भी जो उनकी प्रशासनिक बॉडी है, वो इस अमले को बढ़ाएगी। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो एक्सटेंशन 2 साल का दिया गया है 2028 तक, उस 28 तक उनको अगला एक्सटेंशन नहीं मिलेगा जी। और वो निश्चित रूप से उस अवधि में अपने कार्य को अमली जामा पहनाएंगे और हर घर में जी। नल पहुंचेगा और नल स्वच्छ जल पहुंचेगा, जो एक बेसिक व्यक्ति की आवश्यकता भी है और स्वस्थ रहने की एक परंपरा के हिसाब से उसका अधिकार भी है। चलिए जी। ठीक है। शर्मा जी, आपके पास आना चाहूँगा। भूपेंद्र जी ने जिस प्रकार बड़ी खूबसूरती से सारी ही बातों का समावेश प्रस्तुत किया, उनकी बातों में अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें, और साथ ही साथ जिस प्रकार मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, मध्य प्रदेश में पर्याप्त जल स्रोत हैं, तालाब हैं, नदियाँ हैं, लेकिन तब भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लगातार पानी की किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ता है। सूखे से किसान परेशान होते हैं और पानी की किल्लत एक बड़ा प्रश्न बन जाती है, विकास कार्यों के आड़े आती है। किस प्रकार देखते हैं आप इस चैलेंज को? जी, जल जीवन मिशन 2.0 जो है वो मैं बताना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल
आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार की योजना है। और आपको मैं एक और चीज बता दूं कि पूरे भारत में, मध्य प्रदेश में भी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति 85%, 85% स्कीम्स ग्राउंड वाटर बेस्ड हैं, भूजल आधारित हैं। तो भूजल पे आधारित होने के कारण हमको बहुत बार, मैं इसी मंत्रालय में अधिकारी रहा हूँ पहले केंद्र जी। सरकार में, तो बहुत बार हमको यही सबसे ज्यादा संभावनाएं और नजर आती हैं और सबसे ज्यादा मुश्किलें इसी में नजर आती हैं कि भूजल पे आधारित स्कीम्स को हम कैसे लगातार चला पाए। तो जल जीवन मिशन 2.0 में जो टोटल आउटले है, प्रोजेक्ट आउटले है, उसमें से 19,000 करोड़ रुपए का आउटले मध्य प्रदेश के लिए है। मध्य प्रदेश को ये एलोकेशन है, ये बहुत अच्छा एलोकेशन है। 19,000 करोड़ काफी बड़ी बजट राशि होती है। और एक और चीज जो इस जल जीवन मिशन 2.0 में रेखांकित की जा सकती है, वो है कि हमको इस बार केवल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की बजाय सस्टेनेबिलिटी की बात करनी है, निरंतरता की बात करनी है। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर करके तो हम केवल कैपेक्स हमारा बढ़ाते जा रहे हैं, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। हम लोगों ने ढेर सारे हैंडपंप्स लगा लिए, ढेर सारे ओवरहेड टैंक्स बना लिए, सम्प वेल्स बना लिए, नदियों में इंटेक वेल्स बना लिए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस डाल ली, लेकिन उनकी निरंतरता पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, और इसी को हम सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो सस्टेनेबिलिटी कंपोनेंट होता है इस योजना का, जो केंद्र सरकार की योजना होती है, इसमें 100% कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, 100%। इसमें राज्य सरकार को अपनी तरफ से कोई पैसा खर्च नहीं करना है। वो सस्टेनेबिलिटी का आधार क्या है? दो तरह की सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है इसमें, और तीसरी भी है वैसे तो। पहली है सोर्स सस्टेनेबिलिटी और दूसरी है फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। तो सोर्स सस्टेनेबिलिटी है ना, जो सोर्स है आपका, जो स्रोत है पानी का, वो आपका भूजल आधारित है। 85% स्कीम्स में आपका पानी नलकूप से या कुएं से आता है। तो उस नलकूप या कुएं को सदैव सदा नीरा रखना, उसमें सदा पानी बना रहे, ऐसी व्यवस्था करना, उसके लिए सस्टेनेबिलिटी कंपोनेंट हमको पूरी तरह उपयोग करना होता है। इस सस्टेनेबिलिटी कंपोनेंट में आपको ग्राउंड वाटर रिचार्ज के काम करने हैं, आपको उस पर्टिकुलर सोर्स की सस्टेनेबिलिटी के लिए जो भी आसपास में काम हो सकते हैं वो करने हैं। और उसके साथ साथ में जो सिस्टम सस्टेनेबिलिटी है, सिस्टम सस्टेनेबिलिटी यानी आपकी जो पाइपलाइंस हैं वो दुरुस्त रहे, आपका जो ट्यूबवेल है वो निरंतर काम करता रहे, आपके कुएं की मोटर निरंतर काम करते रहे, वो सिस्टम सस्टेनेबिलिटी पे भी हमको जोर देना है। ऐसा नहीं है कि खाली हमने किसी गांव में पाइपलाइन डाल दी, हमने उसको हर घर जल हर घर नल सर्टिफाई कर दिया और उसके बाद हम भूल जाए। नहीं, 2.0 का मतलब ये है कि सेकंड प्रोविजन में, सेकंड फेज में हमको इस बात पे ध्यान देना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है, और इसमें मध्य प्रदेश की हालत अभी बहुत अच्छी नहीं है। पूरे पूरे देश का अगर आप आंकड़ा देखें तो मध्य प्रदेश में जो कवरेज है हमारा, वो रफली 60% है। तो 60% कवरेज पे हम काम कर रहे हैं। बहुत सारे राज्य जैसे गुजरात है और अन्य राज्य हैं, 100% पे पहुंच चुके हैं। तो हमें अभी बहुत काम करना है। 2.0 में हमको उनकी निरंतरता पे भी ध्यान देना है, और हमारे नए गांव जो कवरेज में आने हैं उनको भी कवरेज में लाना है। तो ये बहुत जरूरी है समझना। और इसमें एक चीज और बड़े अच्छे से इसमें रेखांकित की गई है 2.0 में, वो ये है कि हमको ग्रे वाटर मैनेजमेंट पे बहुत सारा काम करना है। ग्रे वाटर मैनेजमेंट अर्थात जो पानी हम वेस्ट समझ के छोड़ते आ रहे हैं, बहाते आ रहे हैं अभी तक, और शहरों में ग्रे वाटर पे बहुत काम हो रहा है कि जो हमारा निष्पादित जल है, जो इफ्लुएंट है, हमारा डोमेस्टिक इफ्लुएंट है, उसको पुनर्चक्रीकरण करके गांव के स्तर पे भी उसको उपयोग करना है। उसके लिए भी 2.0 में प्रोविजन है। तो जल जीवन मिशन 2.0 को अच्छे से अध्ययन करके हमारे अधिकारियों को इम्प्लीमेंटेशन पूरे तरीके से करें, क्योंकि देखिए केंद्र सरकार की योजना में पैसा केंद्र सरकार दे सकती है। ये मैंने अपने कार्यकाल में भी देखा, जब हम पैसा तो अच्छे से दे सकते हैं, लेकिन जो क्रियान्वयन है वो राज्य स्तर पे होना है। तो राज्य स्तर के अधिकारियों को इसके सारे प्रोविजन समझ के, पढ़ के, क्योंकि ग्रे वाटर मैनेजमेंट पे भी अच्छा खासा एलोकेशन है। तो आप गाँव में लोगों को ग्रे वाटर पे भी ध्यान देने की बात करें। जो हमारा इफ्लुएंट होता है, डोमेस्टिक इफ्लुएंट, जो घरों से निकलने वाला पानी, उसको कैसे हम पुनर्चक्रीकरण करके उपयोग में ला सकते हैं, उसको भी, उस पर भी हम बात करें। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोविजन है जो 2.0 में है। और एक और जो बात है फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी की, मतलब वित्तीय निरंतरता की, ये दो चीजें मैंने आपको बताई, सिस्टम सस्टेनेबिलिटी और सोर्स सस्टेनेबिलिटी। लेकिन जो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है वो आती है पैसे से। अब पैसे के लिए केंद्र सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था ये की है कि 15th फाइनेंस कमीशन के जो फंड्स हैं वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को अवेलेबल कराए जाएंगे।
और ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। जरूरत इस बात की है कि ये जो फंड्स हैं इनको जब अश्योर्ड वे में, मतलब बिल्कुल सुनिश्चित किया जाएगा कि ये पैसा मिले, तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि ये पैसा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस तक पहुंचे, उनकी पासबुक में दिखे, और वो फिर इसको खर्च करने के लिए उनको एम्पावर करे। केवल पैसा दे देने से नहीं होगा, पैसा देने के बाद में उस पंचायत के सरपंच को, वहां की जो विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी होती है, VWSC बोलते हैं हम लोग उसको, उस VWSC को, सरपंच को और ग्राम वासियों को कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, उनको तकनीकी दक्षता बढ़ाने के लिए एक विशेष फंड होता है जो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम में आता है, जिसको सॉफ्ट फंड्स में बोलते हैं हम लोग। तो उसका भी पूरा यूटिलाइजेशन हो, ग्राम वासियों को ट्रेनिंग हो, टेक्निकल ट्रेनिंग हो, वहां की जो VWSC है उसको ट्रेनिंग हो। और एक और बात मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों अभी महिला दिवस गया है 8 मार्च को, 22 मार्च को जल दिवस आने वाला है। इस बीच में इस 2.0 की एक खूबसूरती और है, इस 2.0 में महिलाओं को जल गुणवत्ता की टेस्टिंग के लिए विशेष ट्रेनिंग का प्रावधान है। तो गांव की जो महिलाएं हैं, क्योंकि गांव के पुरुष तो खेतों में चले जाते हैं, अपने काम पे चले जाते हैं, गांव की महिलाएं भी अपनी पानी की व्यवस्था करने जाती हैं, और पानी की व्यवस्था करने के बाद, खेत में काम करने के बाद, उनके पास जो समय बचता है उसमें वो अपने गांव के जल स्रोतों की वाटर क्वालिटी टेस्टिंग कर सकती हैं। तो वाटर क्वालिटी टेस्टिंग के लिए गांव में महिलाओं के विशेष दल बनाना, उन्हें विशेष ट्रेनिंग देना और उनको वाटर क्वालिटी टेस्टिंग किट उपलब्ध कराना, ये भी इस 2.0 का एक मुख्य पॉइंट है। इस पे हमको ध्यान देना चाहिए कि ये 2.0 सिर्फ जी ये नहीं है कि हम खाली पानी पिला देंगे लोगों को, ऐसा नहीं है। उसके साथ जो समग्र विकास है, उसके साथ जो जिम्मेदारियां हैं, जी जो जिम्मेदारियां पंचायत स्तर पे दी गई हैं, जो जिम्मेदारियां महिला समूहों को दी जाने वाली हैं, जो शक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, वो नारी सशक्तिकरण ऐसे ही तो होगा कि जी महिलाओं बिल्कुल। का समूह वाटर क्वालिटी टेस्टिंग करेगा और फिर सरपंच साहब को जाके बताएगा कि देखिए ये वाला स्रोत जो आपका हमको पानी सप्लाई कर रहा है, इसमें नाइट्रेट ज्यादा है। नाइट्रेट ज्यादा है मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं खेतों से नाइट्रेट आ रहा है, या हमारा कहीं सीवर का इसमें कंटामिनेशन हो रहा है। जी तो बिल्कुल, इस शर्मा तरह जी, की माना जो जा सकता है जानकारियां हैं, ज़मीनी ये स्तर से बहुत जरूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना जी, बेहद ज़रूरी है। मैं बहुत लौटूंगा जरूरी शर्मा है, जी बहुत आपके जरूरी। पास, रुख करूंगा जी भूपेंद्र जी जी का। भूपेंद्र जी, जिस प्रकार जी जल जीवन मिशन का प्रथम संस्करण, जिस प्रकार काफ़ी ज़्यादा सराहनीय कार्य उसमें किए गए, कई घरों तक जल स्रोतों से पानी पहुंचाया गया, लेकिन एक बड़ा सवाल वहां पर भी खड़ा रहा। कई ऐसे क्षेत्र थे जहां से तस्वीरें सामने आई जहां पर पानी की पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई की गई, लेकिन पाइपलाइन नहीं डाली गई। पाइपलाइन डाल दी गई तो उसमें पानी नहीं पहुंचा, और पानी पहुंचा अगर तो उस पाइपलाइन का, उस पानी की व्यवस्था का जो है रखरखाव नहीं किया गया, जिसके कारण एक बार फिर जो है खाट की 3 बात पहले जैसे हालात हो गए। इस व्यवस्था से किस प्रकार बचा जा सकता है, इस व्यवस्था को किस प्रकार ठीक किया जा सकता है, भूपेंद्र जी? देखिए, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि जब कोई योजना चलती है, उसका जब फंडिंग एलोटेशन होता है और जिस उसको नीचे तक पहुंचाने के लिए जब मशीनरी काम करती है, उसमें प्रशासनिक मशीनरी और टेक्निकल मशीनरी, और साथ में उसमें जनभागीदारी का भी सहयोग होना चाहिए। जिस तरह से शर्मा जी अभी बता रहे थे कि पंचायतों का रोल ग्रामीण क्षेत्र में हो, तो शहरी क्षेत्रों में भी वहां पे एक मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए कि जो कि इस चीज की गुणवत्ता, क्योंकि वो तो एक प्रशासनिक अमला तो तुरंत आता है और देख के चला जाता है, तो लेकिन जो वो वहां के लोकल लोग हैं, वो उस लगातार उसको निर्माण को देख रहे हैं, उसकी क्वालिटी को देख रहे हैं, और उसी तो साथ साथ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि योजनाओं को मॉनिटरिंग करना, और मॉनिटरिंग के साथ साथ उनकी गारंटी को भी रखना कि इस जिस तरह से हमने देखा है सड़कों की योजनाओं के तहत कि उनकी मेंटेनेंस के लिए उनको 5 साल 7 साल की पेमेंट रोका जाता है अगर उस तरह से गुणवत्ता ना हो। तो ये सिस्टम बहुत कुछ चेंज हुआ है, लेकिन तब भी अभी भी बहुत कुछ चेंज होने की आवश्यकता है, क्योंकि जल एक ऐसी चीज है जो लिक्विड फॉर्म में होती है, और जिससे कारण अगर उसके शुद्धिकरण में थोड़ी सी भी विसंगति आ गई, या कोई भी आर्सेनिक पदार्थ मिल जाए, या नाइट्रेट हो, या और भी किस तरह से पदार्थ, या नाले से कहीं भी सीवर लाइन से भी, तो आप देखिए अभी हमने देखा है कि वहां पे इंदौर में किस तरह से घटना घटी और 35 लोगों की जान गई और जी काफी लोग प्रभावित हुए। तो ये जो सब चीजें हैं, इसको मॉनिटरिंग, जब तक पब्लिक की इसकी साथ जनभागीदारी सहयोग नहीं होगा, तो आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि योजना जिस उद्देश्य के लिए हो रही है उसके साथ ही। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है, उसके चीजों के लिए जैसे अकाउंटेबिलिटी के लिए भी, जिस तरह से उन्होंने अभी शर्मा जी ने बताया कि जल की क्वालिटी के लिए महिलाओं को जिस तरह से प्रशिक्षण और किट देनी चाहिए, उसी तरह से कब
जब भी कोई योजना उस एरिया में जाए तो उसके बारे में उसकी जो फाइनेंशियल बिड है या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेस है, उसके बारे में वहाँ के लोग, जागरूक लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये काम किसके लिए कर रहे हैं? जनता के लिए कर रहे हैं, और जनता की जब तक ओपिनियन नहीं आई और जनता की उसकी सहभागिता नहीं होगी, तो निश्चित रूप से यह मानिए कि वह ना लॉन्ग टर्म में हो पाएगा, और ना ही कई जगह हमने देखा टंकियाँ बनी, टंकियाँ गिर गई। पाइपलाइन आई, पाइपलाइन जिस तरह से आप बता रहे हैं, पाइपलाइन गई नहीं और गड्ढे खोद के रख दिए, वहां दुर्घटनाएं घट गई। तो ये सब चीजें हैं जिसको मॉनिटरिंग करने के लिए जब तक पारदर्शिता सिस्टम नहीं होगा और वहां की लोकल बॉडी के लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा, तो ये सिस्टम को, डैमेज कंट्रोल को नहीं कंट्रोल किया जा सकता। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है, जल आज पहुंचाने भर की बात नहीं है, उसके संरक्षण। और जिस तरह से ये मार्च का महीना जिस तरह से मनाते हैं कि जल के जितने स्रोत हैं उनको पुनः जीवित करना, तालाबों की गहराई करना, जहाँ पे उसकी टेस्टिंग करना कि उसमें कौन सा पदार्थ है तो उसको कैसे दूर किया जाए, उसके प्रदूषण को कम किया जाए, ये सब चीजें जनता के साथ साथ नहीं करेंगे तो आप ये मान के चलिए वो योजनाएं सिर्फ एक योजना रह जाएंगी। उनको आगे जब तक उसकी जनता ना जिम्मेदारी भी समझे अपनी, उसकी सहभागिता जी। की, उसकी रोल को भी उसको रोल को भी उसके साथ साथ उसमें सहभागिता लानी चाहिए, और माना जा सकता है उसी कि के समाज तहत। की सहभागिता भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना ज़्यादा सरकार की जिम्मेदारी है। सुधीर जी, शर्मा जी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस प्रकार भूपेंद्र जी ने काफ़ी अच्छी बात कही और जिस प्रकार इंदौर का जो पूरा घटनाक्रम सामने आया था, मैं समझता हूँ बेहद ज़्यादा सरकारों को इस पूरे मसले को संवेदनशीलता से लेना चाहिए, चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जो मामला इंदौर में सामने आया वैसा ही अन्य प्रदेशों में, अन्य ज़िलों में सामने आ सकता है। किस तरह इस प्रकार की एक व्यवस्था बनाई जा सकती है कि जो जल स्रोत हैं, जो टंकियाँ हैं, उनकी सफाई हो, एक व्यवस्था बनाई जाए और इस प्रकार के मामले सामने ना आए जैसा इंदौर में सामने आया? एक तो मैं आपको बता दूं कि इंदौर का मामला पूरी तरह नगरीय क्षेत्र का मामला है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की शिकायतें बहुत कम आती हैं। इसलिए बहुत कम आती हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सैनिटेशन का तरीका है गांव में वो बिल्कुल अलग है। हाउस होल्ड लेटरिन्स होती हैं और जनरली सीवर लाइंस गांव में नहीं होती हैं। तो आपको आश्चर्य होगा जानकर कि ये गांव के जल स्रोत शहरों के बनिस्बत ज्यादा ज्यादा शुद्ध होते हैं, ज्यादा प्योर होते हैं। वो तो एक चीज हो गई। दूसरा, हाँ, इसमें जो सुविधा, इसमें जो हमको सावधानियां रखनी है वो जरूरी है कि जो हमारे, अगर IHHL बोलते हैं जिसको, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स भी अगर बनी है, जो हमारे टोटल सैनिटेशन कैंपेन में बनती है, समग्र स्वच्छता कार्यक्रम में बनती है, तो उनको भी हम ठीक से मेंटेन करें, उसका भी इफ्लुएंट बाहर ना निकल पाए, वो बहुत जरूरी है समझना। और उनको प्रदूषित ना हो पाए हमारे स्रोत, उनको समझना, उनको करना बहुत जरूरी है। लेकिन इससे भी आगे मैंने जिक्र किया था विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी का। तो ये जो कमेटी है, विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी, ये एक फोकल पॉइंट होती है जो कि गांव की सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देती है, और इसके पास काफी अधिकार होते हैं, जो गांव के लिए काम भी कर सकती है, गांव में अवेयरनेस भी कर सकती है, गांव की मैपिंग भी करती है, गांव के होने वाले जो जो इश्यूज हैं उनको भी ये रिजॉल्व कर सकती है। तो इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, इनको ट्रेनिंग, ये भी जरूरी है, और ट्रेनिंग के बल पर ही हम एक शुद्ध वातावरण निर्मित कर सकते हैं गांव में, क्योंकि गांव में ये ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत जरूरत है। और काफी हद तक गांव में ये समझ है कि हमको किस तरह से हमारे जल स्रोतों को शुद्ध रखना है, क्योंकि गांव में जो कनेक्ट है हमारे प्रकृति के साथ में, हमारे जल स्रोतों के साथ में, वो बहुत ज्यादा है। हमारे जो किसान हैं वो रोज जब अपने गांव पे किसान अपने खेत पे जाते हैं तो निश्चित रूप से गांव का ट्यूबवेल देखते हुए जाते हैं कि वहां पे प्रदूषण तो नहीं है कम से कम। ये जरूरी है हमको देखना। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इस बार जो सुजलाम ग्राम का जो कंसेप्ट है 2.0 में, मैं फिर से 2.0 पे आऊंगा। तो सुजलाम ग्राम में जो एक ID हर गांव की क्रिएट होगी, और उस ID के आधार पे आप हर गांव को मॉनिटर कर सकते हैं, हर गांव को ट्रैक कर सकते हैं कि वहां की जल की स्थिति क्या है। इसके साथ ही एक राष्ट्रीय जल जीवन कोष का भी निर्माण हो रहा है, जिसमें गांव से 5 से 10% तक उनका सहयोग लेकर और उस कोष को बनाया जाएगा, ताकि ये स्कीम्स की निरंतरता बनी रहे। तो जरूरत इस बात की है कि हमारे जो राज्य सरकार के अधिकारी हैं, जो मैदानी अधिकारी हैं, जो फील्ड में हैं, उनको इन प्रावधानों को ठीक से समझकर जी। गांव तक पहुंचाकर और इस पे काम करना है। चाहे वो जल शुद्धिकरण की बात हो, चाहे जी। हमारे पेयजल स्रोतों की निरंतरता की बात हो, चाहे हमारे 15th फाइनेंस कमीशन का पैसा ठीक से पहुंचाने की बात हो। पंचायतों को बहुत सारी वित्तीय दिक्कतों का सामना करना पड़ता है फील्ड में,
और उनको ना दिक्कत हो, इसके लिए हमारी जो राजधानी में ऑफिसर्स बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो पंचायतों तक पैसा पहुंचे, और जो मैदानी अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इन योजनाओं को, बहुत अच्छी योजनाएं होती हैं आपकी केंद्र सरकार की, उनको मैदानी अधिकारियों को नीचे तक पहुंचाना, ये उनकी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल शर्मा जी, माना जा सकता है कि सरकार ने जो योजना बनाई है बेहद सराहनीय है, लेकिन धरातल पर उसका क्रियान्वयन भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। समय बाध्यता के चलते इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो सरकार का ये प्रयास है कि रोटी कपड़ा मकान और जीवन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है जल, वो घर घर तक पहुंचाया जाए, जन जन तक पहुंचाया जाए, और इसी मिशन की पूर्ति के लिए जल जीवन मिशन 2.0 का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी धरातल पर कितनी ज़्यादा सफल ये योजना साबित होती है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।